हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आइए बात करते हैं कक्षा छठी के साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 3 के बारे में, तंतु से वस्त्र तक। पहली बार बुझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्न उत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्हें प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। चित्र 3.1, ये चित्र 3.1 में देखें, ये वस्त्र, उसने गया दुकान पर, उसने वस्त्र देखा। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं तो कुछ संश्लिष्ट है। संश्लिष्ट मतलब कृत्रिम। उसके पास ऊनी ऊनी मफलर तथा शाल भी है। दुकान में बहुत बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी और पहली बुझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की और अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहले बुझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, बिस्तर पर बिछाने की चादर, कंबल, पर्दे, मेज पॉश, तौलिए और झाड़न, डस्टर आदि ये सभी विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट कृत्रिम के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? 3.1 वस्त्रों में विविधता क्रियाकलाप 1। वस्त्रों में विविधता क्रियाकलाप 1। अपने 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 पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रस्तुत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए। आपने क्या देखा चित्र 3.2 में? चित्र 3.2 में कपड़े की कतरन का विवर्धित दृश्य, कपड़े के वो जो कतरन है तो 3.2 में विवर्धित दृश्य दिखाई दिया गया है। क्रियाकलाप 2 देखते हैं। सूती कपड़े का वही टुकड़ा, ये क्रियाकलाप 2 हो गया। सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। 3.3 में दिखाया गया। 3.3 में कपड़े से कोई धागा या तंतु खींचना, ये कपड़े से कोई धागा 3.3 में दिखाया गया है। यदि कोई ढीला धागा दिखाई न दे तो पिन अथवा उसे सुई की सहायता से आप एक धागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि धागा को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ये धागे किससे बने हैं? आइए बात करते हैं तंतु 3.2 तंतु, इसके बारे में। 3.2 तंतु क्रियाकलाप 3। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा बाहर निकालिए। इस धागे के टुकड़े को मेज पर रखिए और इस धागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। धागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश चित्र 3.4 में के दर्शाए अनुसार देखिए। चित्र 3.2 में धागे को पतले तंतु में विखंडित करना दिखाया गया है। चित्र 3.4 में दर्शाए अनुसार अपने नाखून से खरोचिए और क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि धागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है। चित्र 3. देखिए ये चित्र 3.5 में देखिए धागा जिसमें पतली लड़ियों में विखंडित हो गया, धागा लड़ियों में विखंडित चित्र 3.5 में दिखाया गया। आइए आगे बात करते हैं। सुई में धागे को पिरोने डालने का प्रयास करते समय आप ऐसा ही परीक्षण किया होगा कि कई प्रकार धागे का एक सिरा कुछ पतली लड़ियों से पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर धागा को सुई के नोक से गुजरना कठिन हो जाता है। जब लड़ियों होता है तो सुई के नाके से गुजरना बहुत कठिन हो जाता है, जो धागा लड़ियों में विखंडित हो जाता है। धागे की यह दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें तंतु कहते हैं। धागे की ये दिखाई देने वाली जो पतली लड़ियाँ भी हैं ना, और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जो अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं। ये अधिक जिन्हें तंतु कहते हैं। जो लड़ियाँ होती हैं उससे भी और पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें तंतु कहते हैं। क्या दिखा गया? ये तंतु कहते हैं। वस्त्र धागों तथा धागों से मिलकर बनते हैं तथा धागे भी आगे तंतु से मिलकर बनते हैं। वस्त्र दोस्तों धागों से मिलकर बनते हैं तथा धागे भी तंतुओं से मिलकर बने तंतु से मिलकर धागे बनते हैं, धागे से मिलकर वस्त्र बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? तंतु से धागे बनते हैं, धागे से वस्त्र बनते हैं। ये तंतु बोलता है तंतु कहाँ से आते हैं? कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी, ऊनी के तंतु पादप तथा जंतु से प्राप्त होते हैं। तो जंतु से पादप तथा जंतु से कैसे प्राप्त होते हैं? जैसे कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी, ऊनी के तंतु ये पादप तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक तंतु कहते हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। सॉरी।
ये प्राकृतिक तंतु जो सूती, जूट, रेशमी, ऊनी ऊनी के तंतु पादप तथा जंतु से प्राप्त होते हैं, उसे प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट पटसन पादप से प्राप्त होते हैं। रुई और जूट किससे प्राप्त होते हैं दोस्तों? ये रुई और जूट पटसन इससे प्राप्त होते हैं। पादप से प्राप्त होने वाले तंतु के उदाहरण है रुई और जूट पादप से प्राप्त होते हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन और रेशम किससे प्राप्त होते हैं? जंतु से। रेशम जो प्राप्त होते हैं, रेशम तंतु रेशम कीट से प्राप्त होते हैं, जबकि ऊन जानवर से प्राप्त होते हैं। ऊन जैसे ऊन भेड़ अथवा बकरी की कृत्रिम ऊन से प्राप्त होते हैं। इसे खरगोश याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। ऊन जो प्राप्त करते हैं। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। आपको पहले बोला था रेशम कीट कोकून से रेशम तंतु खींचा जाता है। हजार वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतु का ही उपयोग होता है। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतु का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। संश्लिष्ट तंतु जैसे कुछ वर्षों से रासायनिक स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है तो तंतु का निर्माण किया जा रहा है। जो कुछ तंतु निर्माण करते हैं जो पादप तथा जंतु नहीं है तो उसे संश्लिष्ट जिस तंतु का निर्माण करते हैं जो जंतु या पादप से प्राप्त नहीं होता है वो संश्लिष्ट होता है। जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलेट संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण है। ये ना तो जंतु से प्राप्त होते हैं ना ही पादप से प्राप्त होते हैं। अब वुझो क्या करिए, आज देखते हैं। वुझो ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालय में देखा और इन्हें योद्धा मानते थे। वह यह जानना चाहते हैं कि क्या ये सभी किस प्रकार के तंतु से बने होते हैं। ये वुझो के ने ये ख्याल आया क्रिया में। आइए आगे बात करते हैं। 3.3 कुछ पादप के तंतु। ये 3.3 कुछ पादप के तंतु। आइए पहला बात करते हैं रुई के बारे में। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियाँ बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इन रुई का उपयोग गद्दों, रजाई अथवा तकियों में भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारे को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया? ये छोटे पतली लड़ियों जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतु से बने हैं। कुछ रुई कहाँ से आते हैं? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली हो तथा जलवायु उष्ण है। रुई वहाँ उगाए जाते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकता है कि रुई कहाँ उगाए जाते हैं? जहाँ की मृदा काली हो, जहाँ जलवायु उष्ण हो। ये आपको पूरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि रुई कहाँ उगाया जाता है जहाँ की मृदा काली हो, जलवायु उष्ण हो। ये क्वेश्चन। क्या आप ऐसे राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास की कृषि कहाँ की जाती है? क्या आप अपने राज्य के नाम बता सकते हैं? कपास की कृषि कहाँ की जाती है? वो सर्च कर लेना दोस्तों, गूगल में सर्च कर लेना कपास की किस राज्य में की जाती है। कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर फूल जाते हैं। कपास क्या होता है कि एक नींबू के गोलक जैसा होता है। पूर्ण परिपक्व होने पर वो क्या होता है, ये बीज टूटकर फूल जाते हैं। अब यह कपास तंतु से ढके बिनौल कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है कि जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस खेत का कपास परिफलों या रोगों से इतना श्वेत होता है कि जैसे हिम ने ढक लिया। देखो, जब कपास की खेती होते हैं, जब उसके जो नींबू जैसे जो होते हैं उसके बीज जो होते हैं टूट कर निकल जाते हैं तथा वो कपास को इसको खेत ऐसा हो जाते हैं कि मानो कि जिसे बर्फ से पूरा खेत को ढक लिया हो। ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। ये चित्र 3.6 में ये दिखाया गया। ये आपको 3.6 में दिखाया गया कि कपास जब वो परिपक्व होने पर नींबू जैसे आकार के होते हैं, परिपक्व होने पर टूट जाते हैं तो इस प्रकार से दिखाई देते हैं। कपास गोलक जो नींबू की माप की तरह होते हैं, जो परिपक्व होने पर टूटकर खुल जाते हैं। अब कपास की तंतु से ढके होते हैं तो ये ऐसे दिखाई देते हैं कि खेत पूरा मानो कि ये बर्फ से ढका हो। ये दृश्य साधारणतः इन कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओठन कहा जाता है। कपास ओठन किसे कहते हैं दोस्तों? कि जब कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है, कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है तो इस प्रक्रिया को कपास ओठन कहते हैं। कंकतन, ये याद रखना दोस्तों, ये आपको पूछ सकता है। ये देखिए, इसके पश्चात कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओठना कहते सॉरी। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। चित्र 3.7 में दिखाया गया है कपास ओटना। चित्र 3. यहाँ दोस्तों चित्र 3.7 में दिखाया गया है कपास ओटना। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। पहले पारंपरिक ढंगों से कपास हाथों से ओटी जाती थी, आजकल मशीनों का उपयोग किया जाता है। जूट के बारे में बात करते हैं। पटसन और जूट, इसके बारे में बात करते हैं। जूट और पटसन। पटसन तंतु को पटसन पादप चित्र 3.8 में के दिखाया गया है। चित्र देखिए, ये 3.8 में ये हो गया आपको पटसन। पटसन तंतु को पटसन पादप चित्र 3.8 के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। पटसन को पुष्पन अवस्था में काटते हैं सामान्यतः।
फसल की कटाई के पश्चात किसानों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें प्रशन तत्व से हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। दोस्तों होता कि फसल जो प्रशन अवस्था में काट लेते हैं उसको क्या कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। उसके ऐसा करने से उसके तने जो गल जाते हैं उससे क्या कहते हैं प्रशन तत्व को हाथों से पृथक कर लिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी धागों को धागों में परिवर्तित कर लिया जाता है, धागों में परिवर्तित कर लिया। वस्त्र बनाने से पहले इस तंतु को धागों में परिवर्तन कर लिया जाता है या धागों में परिवर्तन करते हैं। ऐसा कैसे किया जाता है, आइए आगे बात करते हैं। इस 3.4 में सूती धागे की कटाई के बारे में जानते हैं। आप स्वयं सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाक्रम 4 में दिखाई दी है। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। 3.9 में दिखाई दिया 3.9 में दिखाया गया रुई से सॉरी 3.9 में रुई से धागा बनाने के लिए दिखाया गया है। क्या आप धागा बना सकते हैं? रेशम से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में वे रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास आ जाते हैं और धागा बन जाते हैं। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त कतवा का उपयोग किया जाता है, जिसे कतली कहते हैं। चित्र 3.10 में दिखाई दी कतली को 3.10 में ये इसे दिखाई दे गया है। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाले एक अन्य युक्ति चरखा है। 3.11 में दिखाया गया हाथ से प्रचलित कताई यहाँ 3.1 में देखते हैं। चित्र 3.1 में चरखा को दिखाया गया है दोस्तों, जो हाथ से प्रचलित होते हैं। हाथ से प्रचलित कताई उपयोग को चरखा कहते हैं। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। चरखे का उपयोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कटे धागों से बने वस्त्रों का पहनने तथा ब्रिटेन मिलों से बने आयोजित कपड़ों को बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। दोस्तों जो होते थे हाथ से बने धागों से बने वस्त्रों का पहनने के लिए प्रोत्साहित किया था, ना कि ब्रिटेन के मिलों से आयातित कपड़ों को उन्होंने बहिष्कार किया था। इसलिए चरखा से बने धागे के वस्त्र को इसे पहनने के लिए उन्होंने इस वस्त्र को पहनने के लिए उन्होंने चरखा से बने धागे के वस्त्र पहनने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया और ब्रिटेन से आयातित वस्त्र को बहिष्कार किया था। वृहद पैमाने पर धागे की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात धागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। धागों से वस्त्र, आइए आगे देखते हैं। ये धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई हैं। धागों से बनाने की कई विधियां हैं, उसमें से पहला ये बुनाई हो गया, दूसरा बंधाई हो गया। अरे बात करते हैं कि पहला की बुनाई के बारे में बात करते हैं। क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र धागों के दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। जब धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? इसे बुनाई या वीविंग कहते हैं। आइए आजकल की कुछ पट्टियों को बुनने की प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 5। ये क्रियाकलाप 5 विभिन्न रंगों की दो कागज की शीटें लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर चित्र 3.12 ए में दिखाई के अनुसार रेखा खींचिए तथा दूसरी शीट 3.12 में दिखाई के अनुसार रेखा खींचिए। दोनों ये चित्र 12 देखिए दोस्तों, चित्र 3.12 में कागज की पट्टियों से बुनाई दिखाया गया। पहला देखिए चित्र ए और बी में दिखाया गया और सी और डी में दिखाया गया। पहले ए और बी में इससे बात करते हैं। विभिन्न रंगों की दो कागज शीट दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई 30 सेंटीमीटर चौड़ाई वर्ग काट लिए। इन दोनों शीटों को आधा मोड़ दिया और एक शीट चित्र 3.A में दिखाया गया 3.12 ए में दिखाया गया है और दूसरी शीट 3.12 बी में दिखाई के अनुसार रेखा खींचिए। दोनों शीटों को खींची गई रेखा के अनुदिश काटिए और फिर शीटों के मोड़ों को गोलकर इन्हें फैला दीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक-एक करके दूसरी शीट में कटाओ से चित्र 3.12 सी में दिखाए गए अनुसार 3.12 डी में पट्टियों से बनने के पश्चात नमूना दिखाया गया। नमूना इसमें दिखाया गया सी और डी में जो दिखाया गया। आगे बात करते हैं। इसी ढंग से धागों के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। धागे वास्तव में कागज की पट्टियों का तुलना में बहुत पतली होते हैं। कागज की पट्टियों जो तागिया धागे होते हैं जो वो कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्र की बुनाई कंधों पर की जाती है। वस्त्रों की जो बुनाई दोस्तों कंधों पर की जाती है। ये की जाती है। चित्र 3.13 में हथकरघा जो दिखाई दे दोस्तों हथकरघा दिखाया गया है चित्र 3.13 में। आइए आगे बातें करते हैं। एक विशेष प्रकार की बुनाई
एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इसकी बुनाई नीटिंग में किसी एक एकल धागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। चित्र 3.17 में आइए देखते हैं कि स्वेटर कैसे बनाए। देखिए दो नीटिंग है, दो नीटिंग के सहारे से कि वो स्वेटर बनाया जाता है। चित्र 3.14 में दिखाई गया। क्या आपने कभी किसी फटी हुई मोजे के इस धागे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तो तब क्या होता है कि एकल एकल धागा लगाकर खींचता चला जाता है तथा वस्त्र उड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसे बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। ये दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। ये पहली क्या कहते हैं? पहली यह जानना चाहती हैं कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने वस्त्र को देखा है? इन तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग किया जाता है? पहली बोलता है कि नारियल जो खोल है इन तंतुओं से बने वस्त्र को किन कार्यों में उपयोग किया जाता है? ये पहले दिमाग में आया ये बात, वो जानना चाहती है। अभी बात करते हैं आगे 3.6 वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व परिणामों में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल वक्र बड़ी पत्तियों अथवा तंतुओं की चर्म समूह से अपने शरीर को ढकते थे। प्राचीन काल में दोस्तों लोग वृक्ष की छाल बड़ी पत्तियों से के अथवा जंतुओं की चमड़ा तथा समूल से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोग ने पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ तथा डालियाँ टोकरी बनाना सीखा। लताओं जंतुओं की ऊन अथवा बालों की आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासियों रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में उगाई जाती हैं। पूर्व भारतवासियों ने वस्त्र बने जो होता है कि लंबी लड़ियों को ऐंठ कर जो बनाए जाते हैं, बालों को आपस में ऐंठ कर लंबी लड़ियाँ बनाई जाती हैं, उसे वस्त्र बनाया जाता है। फ्लैक्स भी एक पादप है। फ्लैक्स का नाम सुना है दोस्तों? फ्लैक्स ये फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती है। मिस्र में जो फ्लैक्स की कृषि है नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्र से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नता आ गई। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियों या तौलिए लुंगियाँ तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता था। सही बात है, आश्चर्यजनक बात नहीं है। परंतु यह आश्चर्यजनक बात नहीं कि आज भी साड़ियों तौलियों लुंगियों पगड़ियों बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने के भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता, जिस प्रकार खाने के भोजन में विविधता देखी जाती है उसी प्रकार पहनने की वस्तुओं में भी विविधता देखी जाती है। आइए देखते दोस्तों कुछ प्रमुख शब्द के बारे में देखते हैं जो हमने पढ़ा था। रुई के बारे में हमने पढ़ लिया है, वस्त्र के बारे में हमने पढ़ लिया, तंतु के बारे में पढ़ लिया, कताई के बारे में पढ़ लिया है और बुनाई के बारे में पढ़ लिया है, धागा के बारे में पढ़ लिया है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। सारांश देखते हैं कि वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्र में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी, पॉलिएस्टर। वस्त्र धागों से बने जिन्हें तंतु से बनाया जाता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट होते हैं। रेशम, ऊन, जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिएस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण हैं। रुई, जूट जैसे तंतु पादों से प्राप्त किए जाते हैं। पादों से क्या प्राप्त होते हैं? रुई, जूट पादों से प्राप्त किए जाते हैं। रुई और जूट। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई करते हैं। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई करते हैं। कताई की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिन्हें वस्त्र कहते हैं। धागा की बुनाई दो प्रकार जिन्हें वस्त्र कहते हैं। आइए निम्नलिखित अभ्यास करते हैं। निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट कौन है दोस्तों? प्राकृतिक में आपको दोस्तों हो गया, जैसे ऊन किससे प्राप्त होते हैं? आपको जानवर से प्राप्त होते हैं। रुई किससे प्राप्त होते हैं? रुई पादप से प्राप्त होते हैं। रेशम किससे? रेशम कीट से प्राप्त होते हैं। पटसन पादप से प्राप्त होते हैं। और नायलॉन पॉलिएस्टर क्या है? नायलॉन पॉलिएस्टर संश्लिष्ट है। ये नायलॉन पॉलिएस्टर ना तो ये आपको पादप से प्राप्त होते हैं, ना ये प्राकृतिक तंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये क्या है? ये संश्लिष्ट मतलब कृत्रिम है नायलॉन और पॉलिएस्टर। सेकंड देखते हैं, कौन बोलता है कौन कथन सत्य असत्य है? तंतु से धागा बनता है। हाँ से बात सही है। कौन सही है? तंतु से धागा बनता है, ये सही है, तंतु से धागा बनता है। कताई वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है। कताई वस्त्र, हाँ ये भी सही है। जूट नारियल के बाहरी आवरण होता है, नहीं ये गलत है आपको दोस्तों, ये आपको गलत है। गो नंबर का रुई से
ये आपको गलत हो गया। रुई से बिनौले बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। रुई से ये भी गलत हो गया। रुई से बिनौले बीज को हटाने की प्रक्रिया को ओटना नहीं कहते हैं। ये आपने पूरा एक बार रिवीजन कर लेना, पता चल जाएगा। तागों से बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। हाँ, ये भी सही है। तागों से बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होते हैं। हाँ, रेशम तंतु पादप नहीं, रेशम कीट से प्राप्त होते हैं। ये गलत हो गया आपको। 4 नंबर पे रेशम कीट से प्राप्त होते हैं। पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु नहीं, पॉलिएस्टर एक संश्लेषित तंतु है। तीनों में रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। डैश टू डैश पादप तंतु। पादप तंतु से प्राप्त होते हैं दोस्तों, जैसे पादप तंतु से आपको पटसन हो गया, रुई हो गया, ये पादप तंतु का उदाहरण है। जंतु जैसे ऊन हो गया आपको, ऊन और आप देख लेना, एक बार रिवीजन कर लेना और देख लेना। रुई तथा जूट के पटसन पादप के भागों से प्राप्त होते हैं। ये सही है, ये सही है। नारियल तंतु से बने 2 वस्तु का नाम लिखिए। 2 वस्तु का नाम आप सर्च कर लेना है गूगल पर। तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। ये बोलता है कि ये स्पष्ट कीजिए। परिकल्पना और क्रियाकलाप दोस्तों ये आप पढ़ लेना, इसके बारे में ये क्या जानकारी देना है आपको दिखा देते हैं। ये अच्छे से पढ़ लेना, आप पढ़ के सब बात करना, समझ के पढ़ना। ये दोस्तों आप पढ़ लेना। ये बूझो क्या करें, बूझो जानना चाहती है कि रुई के टागों से जलने पर निकली गंध कागज जलने की गंध जैसी होती है। वो जानना चाहती है कि यह मान सकता है कि कागज की बातों से बना होता है। जो ये रुई बूझो ये जानना चाहते हैं। तो दोस्तों आज इतना था कि अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों।